नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं पूर्वाग्रह के सेकंड पार्ट पर। इसके पहले अपन ने पूर्वाग्रह के फर्स्ट पार्ट को देख लिया था। आज हम सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022-23 में सामान्य अध्ययन 4 में ये जो सीरीज चल रही है दोस्तों, क्रम वाइज, जहां पर अपन ने शुरुआत में जितने भी दर्शन थे उन सभी दर्शनों की क्लासें ले ली। इसके बाद में मनोवृत्ति आया, मनोवृत्ति के बाद प्रबोधक संचार आया और पूर्वाग्रह की एक क्लास हो चुकी है। ये जो क्लास है दोस्तों, यदि क्रम की मैं बात करूं तो क्लास 25 है, जबकि यूनिट वाइज बात करूं तो 2.3 पूर्वाग्रह का सेकेंड पार्ट। सबसे पहले विषय वस्तु देखेंगे। हालांकि इसकी विषय वस्तु इसके पहले वाली जो क्लास है उसमें मैंने पहले बता दी थी कि क्या पढ़ाना है। अब हम इसकी पहले विषय वस्तु देखेंगे, फिर इसको चालू करेंगे। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो महत्वपूर्ण पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगा। चलिए, विषय वस्तु में हम क्या क्या देखेंगे दोस्तों। पूर्वाग्रह एवं विभेद की विशेषताएं। पूर्वाग्रह एवं विभेद की विशेषताएं। पूर्वाग्रह एवं विभेद को कम करने की विधियां। पूर्वाग्रह के धनात्मक और नकारात्मक प्रभाव। ये जो विधियां हैं, इसी में साथ साथ में एक चीज और आ जाएगी दोस्तों, पूर्वाग्रह को मापने की विधि। पूर्वाग्रह को मापने की विधियां। क्लियर। एक टॉपिक इसमें और आ जाएगा, क्योंकि विभेद मैंने बताया था कि पूर्वाग्रह की जो व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति होती है उसी को विभेद कहते हैं। भेद का मतलब आप जानते हैं, एक दूसरे से अलगाव टाइप वाली बात। और जब विभेद हो गया तो वो दरअसल जो पूर्वाग्रह मन में पुराने किसी व्यक्ति के, संस्था के, समूह के, धर्म के प्रति जो विचार मन में भरे हुए हैं, उन्हीं विचारों की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति विभेद कहलाती है। इसलिए कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह एक मन की स्थिति है, उसका व्यवहारिक रूप विभेद कहलाता है। तो हमें इन 3 और 4 ये पूर्वाग्रह को मापने की विधियां, इन 4 पर हमें आज पूरा फोकस करना है। इसके पहले वाला जिन जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, मैं उन्हें सलाह दूंगा कि आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लें, उससे आप इस वाले वीडियो को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। पूर्वाग्रह एवं विभेद की विशेषताएं। पूर्वाग्रह एवं विभेद का संबंध वास्तविकता से नहीं होता, ये अपन पहली वाली वीडियो में देख चुके हैं। पूर्वाग्रह एवं विभेद संवेग युक्त होता है। पूर्वाग्रह एवं विभेद विवेकहीन होता है, इसमें विवेक का ज्यादा स्थान नहीं होता, विवेकहीन है, क्योंकि पुरानी बातों पर लेकर चल रहे हैं। पुरानी बातों पर, या पहले कुछ जो उनके संग में कुछ ऐसा घटा जिसकी वजह से ऐसा बना दिया गया, या पुराना विचार है, या किसी के द्वारा कहा गया है, वो आज के समय में कैसे प्रासंगिक हो सकता है, तो वो दरअसल क्या होता है, विवेकहीन होता है। पूर्वाग्रह एवं विभेद का संबंध कार्यात्मक होता है, बिल्कुल कार्यात्मक, जिसमें व्यक्ति अपना फायदा देखता है, अपना फायदा देता है। भारत में सामान्यता देखा जाता है कि ऊंची जाति के लोग पिछड़ी जातियों के प्रति अधिक पूर्वाग्रही होते हैं। जैसे जैसे सवर्ण लोगों के द्वारा दलित वर्गों के प्रति पूर्वाग्रह है कि वह निकृष्ट कार्य करते हैं, जिससे उनकी स्थिति निम्न है, और सवर्ण वर्ग उत्कृष्ट कार्य करते हैं जिससे उनकी स्थिति उच्च वर्ग की होती है। ये मन में धारणा बनी हुई है, ये धारणा टोटल गलत है ना। ये लेकिन धारणा जो कि मन में बनी है, मानसिक स्थिति है, यही पूर्वाग्रह कहलाता है, क्योंकि बहुत पहले से बनी हुई है। आगे भी अपने बच्चों को भी ऐसे ही बताया जाएगा तो उनके मन में भी बनती चली जाएगी। अभी हम देखेंगे इनकी विधियों को, इनको मापते कैसे, इनको दूर करने के क्या उपाय हैं, और इनका नकारात्मक और सकारात्मक क्या क्या प्रभाव है। इसके अलावा विश्व में अनेक धर्म ऐसे होते हैं जिनके प्रति एक विशेष प्रकार का पूर्वाग्रह, खास तौर पर आतंकवाद से जोड़ा जाना भी उदाहरण है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आदमी के दिमाग में पहले ही बन जाता है, अरे यार अगर ये यहां से है तो 101% ये ऐसा होगा। तो इस तरीके की जो बातें हैं यही पूर्वाग्रह हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि शिक्षित व्यक्तियों की तुलना में अशिक्षित व्यक्तियों में पूर्वाग्रह अधिक होता है। किनमें? शिक्षित की अपेक्षा अशिक्षित में। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति तर्क के आधार पर सोचता है, बिल्कुल वो तर्क लगाएगा, दिमाग लगाएगा, समझेगा इन चीजों को कि सही है कि नहीं है। क्योंकि अगर वो शिक्षित है तो उसने और भी लोगों को पढ़ रखा होगा, तब वो अपनी जो सोच है वो वर्तमान से जोड़ कर देखेगा। क्योंकि पूर्वाग्रह पुरानी बातें हुआ करती हैं, पुराने किसी समय से लेकर हुआ करती हैं, तो वो क्या करेगा, शिक्षित व्यक्ति तर्क के आधार पर सोचेगा, जबकि जो अशिक्षित व्यक्ति है वो तर्क लगाने की अपेक्षा पूर्वाग्रही होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा हर कंडीशन में नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, और आप लोग उत्तर लिखते हुए हमेशा लिखिएगा कि
ऐसा हर स्थिति में नहीं होता। बहुत सारे ऐसे शिक्षित लोग हैं जो पूर्वाग्रही होते हैं और आगे चलकर भी उसी तरीके से कार्य करते हैं। उनका पूर्वाग्रही विभेद के रूप में कई बार देखने को मिल जाता है। पूर्वाग्रह एवं विभेद को कम करने की विधियां, अब विधियां देख लेते हैं। पूर्वाग्रह एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसका सामाजिक कुप्रभाव स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। पूर्वाग्रह के कारण अंतर व्यक्तिक संघर्ष, जातीय दंगे आदि प्रायः देखने को मिलते हैं। अतः समाज मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी विधियों एवं तरीकों का भी वर्णन किया है जिनके द्वारा पूर्वाग्रह और उससे उत्पन्न भेदभाव को आसानी से कम किया जा सकता है। वो विधियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, ये रही वो पूरी की पूरी विधियां। हम एक एक विधि को उठाएंगे और ध्यान से समझेंगे। आज की क्लास ज्यादा बड़ी नहीं है दोस्तों। पूर्वाग्रह की पहली क्लास जो थी वो 1 घंटे से ऊपर निकल गई थी, पर ये 1 घंटे से तो बहुत ही कम है, लगभग में शायद आधे घंटे में ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न यहीं से आते हैं। तो व्यक्तिगत परिवर्तन विधि को देखेंगे, सामाजिक विधान देखेंगे, पूर्वाग्रह विरोधी विचार देखेंगे, अंतर समूह संपर्क, असंगत भूमिका, शिक्षा, अलगाव विरोधी नीति। सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपको एक पढ़ने का तरीका बताया था, पढ़ने का नहीं, उसको याद करने का तरीका, कि हम सबसे पहले शब्दों पर ध्यान दें। जैसे व्यक्तिगत परिवर्तन विधि, सबसे पहले तो इस शब्द पर ही अच्छे से ध्यान दीजिए, समझिए। विधि की बात चल रही है, पूर्वाग्रह को या विभेद को कम करने की विधि है। अब ये व्यक्तिगत परिवर्तन से संबंधित है, तो क्या बोलना चाह रहा होगा? व्यक्तिगत, खुद के अंदर जो परिवर्तन है उससे। ऐसे ही हम सबको देखेंगे और देखिए सभी के आंसर बहुत अच्छे से निकल कर आएंगे। व्यक्तित्व परिवर्तन विधियां, इस विधि के अनुसार पूर्वाग्रहों को कम करने के लिए एक संतुलित, परिपक्व एवं खुला विचार रखने वाला व्यक्ति का होना अनिवार्य है। पर ऐसे व्यक्ति होते हैं? नहीं हो पाते, क्योंकि समाज से, वातावरण से, उनके स्कूल से, उनकी शिक्षा से उनको इस तरीके की बातें पहले से ही बता दी जाती हैं जो पूर्वाग्रह के रूप में उनके दिमाग में है। इसलिए खुला विचार रखने वाले व्यक्ति या संतुलित, परिपक्व एवं खुला विचार रखने वाले जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं। अब आगे चलते हैं। समाज मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व में परिवर्तन मनोचिकित्सा की विभिन्न विधियों एवं विवेचन के द्वारा उनमें व्याप्त पूर्वाग्रहों को कम करने पर बल डाला है। इन विधियों के द्वारा जब व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है, तब वह अन्य जाति, धर्म एवं प्रजाति के व्यक्तियों के बारे में इस ढंग से सोचना प्रारंभ कर देता है, जिससे उसमें चली आ रही गलतफहमियां अपने आप दूर हो जाती हैं और उसके पूर्वाग्रह में भी अपने आप कमी आ जाती है। यह है व्यक्तित्व परिवर्तन दोस्तों, पहला। दूसरे पे आते हैं, सामाजिक विधान। शब्द से ही विदित है, समाज विधान, विधान यानी कानून, कुछ याद आना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। पूर्वाग्रह को कम करने में तरह तरह के सामाजिक विधान की भूमिका भी सराहनीय है। जब सरकार पूर्वाग्रह नियंत्रण संबंधी कोई विशेष विधान या कानून बनाती है, तो इससे सामाजिक वातावरण में कुछ ऐसा परिवर्तन आता है जिससे पूर्वाग्रह में कमी आती है। भारत में दलितों से संबंधित अनेक तरह के पूर्वाग्रह मौजूद थे, जिनमें एक प्रमुख था छुआछूत, है ना। छुआछूत की परंपरा जो भारत में थी, बहुत पहले से चली आ रही थी। ऋग वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल में ये जो परंपरा चली, ये परंपरा तब से लेकर जब तक अंग्रेज भारत से नहीं चले गए, और अंग्रेजों के कुछ समय के पश्चात भी ये जो प्रथा थी वो है। आज भी बहुत कम मात्रा में देखा जाए तो गांव में या गांव के अंदर बहुत सारी जगह पर ऐसी जो प्रथाएं हैं वो आज भी प्रचलित में हैं, पर सामने नहीं आ पाती हैं क्योंकि कानून का भय अब बहुत ज्यादा हो गया है। तो छुआछूत पूर्वाग्रह था। भारत सरकार ने सामाजिक विधान बनाकर छुआछूत को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अस्पृश्यता का अंत संविधान में आप लोगों ने देखा होगा, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, तो इसको कानूनी घोषित किया। जिसके परिणाम स्वरूप दलितों में छुआछूत संबंधी पूर्वाग्रह अब करीब करीब समाप्त हो गया है। अब ये हमें कहीं देखने को नहीं मिलता, कहीं कहीं से कुछ ना कुछ 1-2 घटनाएं तो होती ही रहती हैं। पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार। अब इसको देखिए, पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार, यदि ऐसा प्रचार किया जाए जो पूर्वाग्रह के ही विरुद्ध हो। कैसे? अब देखिए, पूर्वाग्रह के विरोध में जैसे रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि से किया गया प्रचार पूर्वाग्रहों को कम करने में काफी सहायक हुआ है। मेयर 1998 बताते हैं, अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि प्रजातीय पूर्वाग्रहों, प्रजातीय, कल मैंने जातीय और प्रजातीय मतलब बताया था आपको, पूर्वाग्रहों को कम करने के ख्याल से बनाई गई फिल्मों को देखने से पूर्वाग्रही व्यक्तियों के ऐसे पूर्वाग्रह करीब 60% तक की कमी होती पाई गई। पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार पूर्वाग्रहों को कम करने में शिक्षा से भी अधिक प्रभावकारी होते हैं, क्योंकि इस तरह का प्रचार प्रसार
अप्रत्यक्ष ढंग से व्यक्ति को पूर्वाग्रह कम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आधुनिक हिंदी मूवियां, अब हिंदी मूवियों में अगर कोई एक ऐसे टॉपिक को बताया जाए जहां पर जैसे छुआछूत से संबंधित है या इनसे संबंधित है, तो ऐसा अगर उनके सामने रखा जाएगा, सभी व्यक्तियों के सामने जिनको ये नहीं पता कि इनके पूर्वाग्रह में परिवर्तन करना चाहते हैं, वो जानते नहीं है इस बारे में बिल्कुल भी, पर वो देखेंगे, फिर वहां पर देखेंगे और देखेंगे कि जो व्यक्ति छुआछूत का एक तरीके से जो उसमें लक्ष्य समूह होता है या जिस पर इस तरीके का पूर्वाग्रह किया जाता है, वो लोग कितना परेशान होते हैं, वो लोग कितना शोषण होते हैं। तो जब वो इन चीजों को समझेगा तो इन चीजों को अपने मन से गलत ठहराएगा। हाँ, याद रखना, लेकिन यदि उसको ये मालूम पड़ जाता है कि मेरे पूर्वाग्रह को चेंज किया जा रहा है, मनोवृत्ति को चेंज किया जा रहा है, तो फिर वो चेंज नहीं होता। बार बार इस तरीके के प्रचार प्रसार देखने से जब वो प्रचारों को देखेगा, सामने देखेगा, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इसके पास में पहुंच रहे हैं, डायरेक्ट नहीं पहुंच रहे। कोई कह नहीं रहा कि आपकी पूर्वाग्रह को हम हटाना चाह रहे हैं, आपने जो पुरानी मान्यताएं बना रखी हैं उनको तोड़ना चाह रहे हैं, ऐसा बोलते नहीं है। पर दृश्य के माध्यम से, श्रव्य के माध्यम से सुनाने की कोशिश की जाती है, तो धीरे धीरे ये चले जाते हैं, है ना, या फिर जो पूर्वाग्रही होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब अंतर समूह संपर्क ये क्या है देखते हैं। आलपोर्ट 1954 ने सबसे पहले पूर्वाग्रही व्यक्ति तथा पूर्वाग्रह के लक्ष्य व्यक्ति, अब सुनिएगा, अंतर समूह संपर्क, बात संपर्क की हो रही है, अंतर समूह की हो रही है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जो पूर्वाग्रही व्यक्ति है, यानी जिसके मन में पूर्वाग्रह किसी के प्रति आया, और लक्ष्य व्यक्ति जिसके प्रति आया, के बीच उचित संपर्क के द्वारा पूर्वाग्रहों को कम करने की विधि पर बल डाला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है दोस्तों, अंतर समूह संपर्क। क्या होता है, हम किसी स्थिति, किसी मनुष्य या मनुष्य विशेष का पूरा समूह या संप्रदाय या धर्म, उसके बारे में अपनी कुछ मान्यताएं मन में बना लेते हैं, वही पूर्वाग्रह है। अब ये जो मान्यताएं हैं ये तब तक समाप्त हो ही नहीं सकती जब तक सामने वाले के साथ उठना बैठना, अच्छे से बात करना शुरू नहीं हो जाता, क्योंकि जो मन में बना लिया वो बना ही हुआ है, तो उसी प्रकार से तो हम सामने वाले को सोचेंगे। लेकिन यदि दोस्ती बन गई, साथ साथ रहने लगे, फिर कुछ समय बाद मालूम पड़ा कि अरे यार ये भी तो हमारे जैसे ही हैं, इनमें कोई कुछ अलग नहीं है, सबकी अपनी अपनी अपना अपना धर्म है, सबके अपने अपने नियम है, पर सभी मानवता को मानते हैं। तो जब इस तरीके से संपर्क कम होने लगता है तो फिर इसी को अंतर समूह संपर्क कहते हैं, और पूर्वाग्रह भी कम होने लगता है। जब पूर्वाग्रह व्यक्ति तथा लक्ष्य व्यक्ति जो पूर्वाग्रह का निशाना बनता है एक दूसरे के निकट संपर्क में आते हैं, तो पूर्वाग्रही व्यक्ति को उनके बारे में समझने का अधिक मौका मिलता है। फलस्वरूप लक्ष्य व्यक्ति के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां अपने आप दूर हो जाती हैं और व्यक्ति में पूर्वाग्रह कम हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों यही अंतर समूह संपर्क। यदि आपस में मिलने लगे, देखिए मान लीजिए दो दुश्मन है, जैसे कि विनोद है और रवि है, ये वाला उदाहरण मैं पहले बता चुका हूं, यहां फिर से बताऊंगा। ये दो व्यक्ति हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पर किसी कारणवश दोनों में आपस में मनमुटाव हो गया। अब दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। ये लोग जितना एक दूसरे से बात नहीं करेंगे उतना ही एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। अब ये जो नफरतें हैं, ये नफरतें इनके द्वारा पुरानी बातों को मन में बिठा लिया, या विनोद के द्वारा रवि की बातों को मन में बिठा लिया गया है। यदि ये लोग खुलकर आपस में बात कर लें, अच्छे से एक बार बात कर लें 10 मिनट सब लड़ाई को छोड़ के, तो फिर ये लोग कभी लड़ाई नहीं करेंगे, फिर इनकी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन चूंकि अंतर समूह संपर्क मजबूत नहीं है ना, आना ही नहीं पसंद करते, देखना ही पसंद नहीं करते, पहले ही नफरत को ले आते हैं, विवेक का प्रयोग ही नहीं कर पाते, इसीलिए अंतर समूह संपर्क जरूरी है। ठीक, पूर्वाग्रह को कम करने के लिए अंतर समूह संपर्क विधि तभी प्रभावकारी होगी जब दोनों समूह के बीच संपर्क सतही ना होकर वास्तविक एवं घनिष्ठ हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो कि संपर्क सिर्फ इतना हो कि भैया हमने आपसे नमस्कार कर लिया और आप चले गए, ऐसे कुछ नहीं होगा, अंदर बना ही रहेगा पूर्वाग्रह। वास्तविक और घनिष्ठ हो, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर पाए, एक दूसरे के साथ में चल पाए, एक दूसरे की मदद कर पाए, यही है अंतर समूह संपर्क। इसके अलावा अंतर समूह संपर्क उस परिस्थिति में पूर्वाग्रह कम करने में अधिक प्रभावकारी होगा जब दोनों समूह की सफलता पारस्परिक क्रियाओं पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में, जब लक्ष्य ऐसा होता है, समझिएगा, जिसके प्रति दोनों समूहों की संयुक्त क्रिया निर्भर करती है, तो ऐसी स्थिति में इस ढंग के संपर्क से पूर्वाग्रह में कमी तेजी से आती है। इसके अलावा पूर्वाग्रह कम करने में अंतर समूह संपर्क उस स्थिति से ज्यादा प्रभावकारी होता है जहां दोनों समूह के सदस्यों को समान स्तर प्राप्त हो। अब दोनों को यदि समान स्तर प्राप्त है तो पूर्वाग्रह अपने आप कम होता है। मान लीजिए यही विनोद है, अब विनोद भी एक क्लर्क है और रवि भी एक क्लर्क है।
तो इन लोगों के एक तरीके से देखा जाए तो समान स्तर है, और समान स्तर के बाद दोनों एक दूसरे को समझेंगे। विनोद आर्थिक तौर पर ये नहीं कह सकता कि मैं रवि से बहुत ज्यादा मजबूत हूं, तो उसके अंदर कोई घमंड आएगा नहीं। यही कंडीशन रवि के साथ भी है। एक दूसरे को नीचा भी नहीं कह सकते क्योंकि दोनों ही पैसे कमा रहे हैं, ठीक ठाक है। अब दोनों का जब सामाजिक स्तर एक जैसा है और आपस में बात करेंगे तो अपने आप ही इनका जो पूर्वाग्रह है वो कम हो जाएगा, यानी अंतर समूह संपर्क। अब है असंगत भूमिका। ये क्या है भैया? असंगत भूमिका। भूमिका का मतलब एक तरीके से लीडरशिप, कुछ ऐसा कर देना जो असंगत है, उसके साथ में नहीं है, उसके जैसा प्रतीत नहीं होता लेकिन फिर भी उसके साथ में है, तो असंगत कहलाता है। और भूमिका, अब यहां से क्या होगा सुनिए। कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब व्यक्ति को ऐसी भूमिका करने के लिए कहा जाता है जो उसके पूर्वाग्रह से मेल जोल ना खाकर उसके ठीक विपरीत होता है, यानी हम उसको कुछ ऐसा काम दे रहे हैं और मुख्य बना रहे हैं उसको उस काम में जिस काम को वो स्वयं ही पसंद नहीं करता, लेकिन चूंकि उसको हम वो चीज दे रहे हैं जो एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण भी है ना, जैसे कोई पद या कोई विशेष पद दे दिया या विशेष अधिकारी बना दिया, कुछ ऐसी चीज है, समझिए। अब तो कुछ समय तक ऐसी भूमिका के बाद व्यक्ति की मनोवृत्ति बदल जाती है और उसके पूर्वाग्रह में कमी आ जाती है। यहां उदाहरण से समझें, यदि उच्च जाति के एक ऐसे व्यक्ति को जो दलितों के प्रति पूर्वाग्रही है, सुनिएगा, कल्याण मंत्री या मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और ऐसा होता है, तो कुछ ही समय के बाद कुछ व्यक्तियों की मनोवृत्ति दलितों के प्रति बदल जाएगी और उसमें पूर्वाग्रह की मात्रा भी कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कल्याण मंत्री या मुख्यमंत्री होकर उसके लिए भेदभाव करना गैर कानूनी होगा और अशोभनीय भी। यानी उसको लगेगा कि यदि मैंने ऐसा किया तो ये तो अशोभनीय है क्योंकि मैं मंत्री ही उसी चीज का बना हुआ हूं। साथ साथ में जब वो स्वयं मंत्री बनेगा, इस तरीके का कार्य करेगा, तो जो मंत्री जी के समर्थक भी हैं उनके मन से भी धीरे धीरे पूर्वाग्रह समाप्त होता चला जाएगा। यही कहलाता है असंगत भूमिका। क्या है? असंगत भूमिका। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वाग्रहों को कम करने के लिए समाज मनोवैज्ञानिकों ने उचित शिक्षा देने की सिफारिश की है। इन लोगों का कहना है कि शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ढंग से दी जानी चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य एवं आसपास पड़ोस के द्वारा बच्चों को दी जाती है ना। इन लोगों को चाहिए कि बच्चों के सामने ऐसी बातें ना करें जिससे कभी किसी समूह या वर्ग के लोगों के प्रति पूर्वाग्रही हो जाएं। बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों के सामने इस तरीके की बातें करते हैं जो जाति से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो, किसी विशेष समूह से संबंधित हो, तो जो बच्चा का दिमाग है उसमें वो चीजें पहले ही चली जाएंगी। औपचारिक शिक्षा का संबंध स्कूल, कॉलेज, मदरसा आदि में दी जाने वाली शिक्षा से है। ऐसा पाठ्यक्रम बनना चाहिए जिनको पढ़ने से बच्चों में अच्छा मानसिक स्वास्थ्य विकसित हो एवं किसी प्रकार का पूर्वाग्रह मस्तिष्क में ना आए। ये औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है एक तरीके से स्कूल या उनका जो मदरसा हो गया, है ना, इनमें जाकर शिक्षा लेना। अनौपचारिक का मतलब है जो उसको वैसे ही मिल रही है, समाज से मिल रही है, अपने माता पिता से मिल रही है, अपने वातावरण से मिल रही, तो ये जो है वो अनौपचारिक कहलाते हैं। तो दोनों के ढंग देख लिए। तो यहां से ये भी देख लिया कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है पूर्वाग्रह को कम करने के लिए। अलगाव विरोधी नीति, अब ये क्या है? पहले तो हम शब्द को देखें। अलगाव, अलगाव विरोधी नीति यानी जो अलग अलग रहने का भाव होता है, अपने आप में सेपरेट सेपरेट रहने का जो भाव होता है उसका विरोध हो रहा है ना। अलगाव विरोधी नीति, तो उसका विरोध हो, यानी सब एक जैसे रहें या एक साथ में रहें। अब देखिए, सरकार एवं समाज सेवी संस्थाओं को चाहिए कि समाज में अलगाव विरोधी नीति का अधिक से अधिक क्रियान्वयन किया जाए ताकि समाज में व्याप्त विभिन्न तरह के पूर्वाग्रहों में कमी आ जाए। हमारे समाज में आज भी अलगाव की नीति काफी प्रचलित है जिसमें कुछ पूर्वाग्रहों का संपोषण हो रहा है। जैसे समझिए, आज भी हम देख रहे हैं कि दलितों के लिए अलग आवासीय योजना चलाई जा रही है। देखिए, इस पूर्वाग्रह में या पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने में एक तरीके से सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। सरकार उनके लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाती है जो एक तरीके से देखा जाए तो सभी से अलग हटकर योजना चलाती है। उनके लिए यदि आवास योजना चलाई जाएगी तो अलग से मकान बना दिए जाएंगे, तो एक तरीके से डाल तो मन में पूर्वाग्रह ही रहे हो ना। तो यदि उनके लिए योजना चलाई जाए तो वो उनके साथ में ही रहें, तभी इनको सही माना जाता है। अब इसको समझिए, आवासीय योजना चलाई जा रही है, दलितों के प्रति पहले से चले आ रहे पूर्वाग्रह और भी मजबूत हो जाएंगे। अतः सरकार एवं समाज सेवी संस्थान को चाहिए कि इस ढंग से पृथक घर परियोजना की जगह पर
समाकलित समाकलित गृह परियोजना चलाई जाए, परियोजना चलाई जाए। पर ये जो पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं, वो गलत होता है। उससे स्वयं जो जनता है उनके मन में भी पूर्वाग्रह आने लगते हैं, है ना, इन्होंने अलग कर दिया। क्लियर, अलगाव विरोधी नीति। पूर्वाग्रह की माप, ये क्या है भैया, क्या पूर्वाग्रह को माप सकते हैं? देखिए, चूंकि यह मानसिक स्थिति है तो इसको माप पाना एग्जैक्ट वैसा ही का वैसा ही ये तो संभव नहीं है, क्योंकि पूर्वाग्रह जो है वो एक मन की स्थिति है, मन की स्थिति को कैसे मापेंगे, है ना। फिर भी कुछ विधियां ऐसी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पूर्वाग्रह मूलतः एक तरह की नकारात्मक मनोवृत्ति है, अतः इसे मापने के लिए उन तमाम विधियों का प्रयोग किया जा सकता है जिनके सहारे हम मनोवृत्ति को मापते हैं। याद रखिएगा, पूर्वाग्रह एक तरीके से जो मनोवृत्ति है जिसका हम उपयोग अभी इस समय कर रहे हैं वो नकारात्मक है, पर कहीं कहीं पर ये सकारात्मक भी हो जाती है। तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों होती है, पर इसका उपयोग अधिकतम नकारात्मक के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में थर्स्टन विधि है, लिक्विड विधि है, गरमैन विधि है, बोगार्ट्स विधि है तथा अन्य विधियों के द्वारा भी पूर्वाग्रह की माप कर सकते हैं। परंतु आम समाज मनोवैज्ञानिकों का अनुभव यही रहा है कि इन विधियों के प्रयोग से पूर्वाग्रह की यथोचित एवं वैज्ञानिक माप नहीं हो सकती। क्लियर, मानसिक स्थिति है कैसे हो जाएगी यार। प्राय व्यक्ति अपनी पूर्वाग्रह या नकारात्मक मनोवृत्ति को सीधे आसानी से व्यक्त नहीं करता। यह समस्या उस समय और भी जटिल हो जाती है जब हमें किसी वयस्क के पूर्वाग्रह की माप करनी होती है। फलस्वरूप समाज मनोवैज्ञानिकों ने पूर्वाग्रहों को मापने के लिए कुछ विधियों का वर्णन किया है। देखते हैं। अशाब्दिक व्यवहार परक माप, अन्य व्यवहारों के आधार पर आत्म प्रतिवेदन विधियां और दैहिक प्रतिक्रियाएं। अब इनके शब्दों को देखेंगे तो इनके शब्दों में ही इनका आंसर लिखा हुआ है। अशाब्दिक व्यवहार परक माप, अशाब्दिक जिनमें शब्द नहीं है लेकिन व्यवहार हो रहा है, जिनमें शब्द तो नहीं है पर व्यवहार हो रहा है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, अभी देखना मैं कुछ बोलूंगा, अब मैंने शब्द नहीं निकाले पर मैं इशारे से तो बता ही रहा हूं। तो यही है अशाब्दिक व्यवहार परक माप। अब पहले वाले को देखते हैं। पूर्वाग्रह के लक्ष्य व्यक्ति के साथ जब कोई पूर्वाग्रह व्यक्ति अंतः क्रिया करता है तो कुछ अशाब्दिक व्यवहार जैसे खास ढंग का आनंद, है ना, अभिव्यक्ति, हाथ की उंगलियों एवं कंधों के भाव भंगिमा आदि भी बनाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में विनोद ने रवि के बारे में, विनोद और रवि या इन दोनों की, विनोद वो व्यक्ति है जो एक तरीके से पूर्वाग्राही है या पूर्वाग्रह से ग्रसित है। रवि लक्षित समूह है जिसके प्रति ये बातें हैं। ठीक, दोनों हो गए। अब समझिएगा, बिल्कुल व्यवहार से समझा रहा हूं। ये पूर्वाग्रह और ये लक्षित समूह है। कोई एक अलग व्यक्ति आता है जो विनोद से कुछ बातें करेगा, किसके बारे में, रवि के बारे में। यानी मान ले सुशील आया, सुशील ने बातें करी, सुशील ने बात क्या करी विनोद से, और उसमें क्या किया, रवि की कहीं ना कहीं बुराई करी। अब जब रवि की बुराई करी तो विनोद चुपचाप बैठा रहेगा, क्योंकि विनोद तो पहले से इससे पूर्वाग्रही है। तब वो एक अलग प्रकार का चेहरा बनाकर बोल सकता है, अच्छा मुझे तो पता था, या अच्छा ऐसे करके, या अपने कंधों को हिलाएगा, कुछ करेगा। तो यही अशाब्दिक व्यवहार परक माप है। क्लियर है कि उसको बोलने की जरूरत नहीं है, पर उसके हाव भाव से समझ में आ जाता है कि ये उसके प्रति नकारात्मक ही है। क्लियर। अब देखिए, जिसके आधार पर हम उसके पूर्वाग्रह के बारे में अंदाजा लगाते हैं। इन शाब्दिक माप से हमें जो पूर्वाग्रह के बारे में अंदाजा होता है वह व्यक्ति के द्वारा दी गई लिखित या मौखिक सूचनाओं की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है, क्योंकि अशाब्दिक व्यवहार को व्यक्ति छिपा नहीं पाता और ना ही इसमें परिवर्तन ला पाता है। अशाब्दिक व्यवहार जो बिना शब्द के व्यवहार होते हैं उनमें परिवर्तन आदमी ला नहीं पाता। अपने आप ही आंख की पुतलियां अलग टाइप से हो जाएंगी, है ना, या हाथ अलग टाइप के हो जाएंगे, चेहरा अलग तरीके का बन जाएगा। यदि आप किसी से ज्यादा नफरत करते हैं, उसकी चर्चा आपके सामने हो जाएगी तो आप एकदम शांत हो जाएंगे। इस तरीके के भाव हैं। तो अशाब्दिक व्यवहार परक माप समझ गए। उदाहरण यहां देखते हैं। एक व्यक्ति अपने दोस्त के प्रति पूर्वाग्रह को लिखित या मौखिक रूप से व्यक्त करने में कुछ बातों को छुपा सकता है, परंतु व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति में वह इसे किसी ना किसी रूप में दिखला ही देगा। अन्य व्यवहारों के आधार पर, देखिए दोस्तों, अभी तक अपन ने जितने भी एथिक्स के टॉपिक पढ़े वो टॉपिक हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं, हमारे जीवन से तो बिल्कुल ही संबंधित हैं। बस फर्क इतना है कि उनको किताब में या कॉपी में इस तरीके से लिख दिया गया है ताकि आपको वो अच्छे अच्छे से समझ में आए, इसीलिए विशेष शब्दों का प्रयोग विशेष जगह पे कर दिया गया है। और इसकी यही विशेषता हमको इस सब्जेक्ट को कठिन बनाने में मदद भी करती है। हमारे दिमाग को लगता है अरे यार ये सब चीजें कहाँ हैं,
जबकि ये सब चीजें अंदर ही हैं। आप लोग क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगे? क्या मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूं? सभी लोग हैं, उसी चीज को तो पढ़ रहे हैं, बस टुकड़ों में धीरे धीरे उनकी पूरी की पूरी जो परत है वो निकालते जा रहे हैं। उन्हीं सब बातों को बहुत अच्छे से किताब में लिखा गया है, उन्हीं सब बातों को पढ़ना है। तो व्यवहार में जब उतारेंगे तो दोस्तों अपने आप ही याद होगा। अब अन्य व्यवहार के आधार पर उदाहरण, जब एक प्रोफेसर किसी छात्र को सबसे अलग हटकर विशेष मदद करते हैं तो स्पष्ट है कि प्रोफेसर की मनोवृत्ति उस छात्र के प्रति स्वीकारात्मक होती है, यानी सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। इस तरह यदि प्रोफेसर किसी छात्र से बात बात में गुस्सा हो जाते हैं तो स्पष्ट है कि उसे छात्र के प्रति उनकी मनोवृत्ति नकारात्मक है। ऐसा आप लोगों के स्कूल में हुआ होगा, हम लोगों के स्कूल में तो ऐसा होता भी था, ऐसा लगता था उस समय, ऐसा मन में बन चुका था कि हमारे जो सर हैं, चूंकि मैं शिशु मंदिर का पढ़ने वाला हूँ और शिशु मंदिर में आचार्य जी और दीदी चलते थे, तो जैसे ही आचार्य जी देखते थे तो आचार्य जी को जैसे देखा तो अब आचार्य जी को लगता था कि यार अब कॉपियां चेक होने वाली हैं, टेस्ट हो गए, महीने महीने में टेस्ट होते थे, तो जब टेस्ट हो गए तो अब कॉपियां लेके आए। तो ये एकदम सही था कि जो लड़कियां थी उनको जो आचार्य जी थे वो कम ही मारा करते थे और उनसे ज्यादा बोला नहीं करते थे, उतना कि ठीक है आप सही कर लो। लड़कों की अच्छी पिटाई लगती थी। अब मन में बना लिया, अरे यार ये तो उनके घर के बगल में रहती हैं तो इनको कोई समस्या नहीं है, इनको ये कुछ बोलते नहीं है और हम ही को मारते रहते हैं। इस तरीके से जो बन जाता है मन में, वही पूर्वाग्रह है। तो इन सब में जब हम अपने सामने वाले जो आचार्य जी हैं या जो मास्टर हैं या जो टीचर हैं, वो यदि किसी विशेष व्यक्ति से अच्छी बातें कर रहे हैं, उस पर ज्यादा गुस्सा नहीं हो रहे हैं, वहीं वो आप पर ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, बार बार आपको डांट रहे हैं और गलती दोनों की ही समान है, तो यहां से भी व्यवहार से समझ में आ जाता है। इसी को कहा जाता है अन्य व्यवहारों के आधार पर। क्लियर? आत्म प्रतिवेदन विधियां मनोवृत्ति को मापने के ही समान पूर्वाग्रहों को मापने के लिए भी अन्य प्रतिवेदन विधि की कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत पूर्वाग्रह को मापने में आत्म प्रतिवेदन की सारी विधियां उन सभी समस्याओं से ग्रसित होती हैं जिन समस्याओं से मनोवृत्ति का मापन ग्रसित होता है। इन विधियों की वैधता भी उपयुक्त कसौटी के अभाव में अधिक प्रभावित यानी दबी हुई ही पाई गई। दैहिक प्रतिक्रियाएं ये भी वही हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे कूपर हैं, सिंगर हैं, रेनकिन हैं, कैंपबेल हैं, ने अपने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बतलाया कि पूर्वाग्रह को मापने के लिए अनेक प्रकार के दैहिक माप जैसे अब दैहिक जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, पुतलियों का फैलाव आदि का उपयोग किया जा सकता है। इन दैहिक प्रतिक्रियाओं का विशेष गुण ये होता है कि इसके द्वारा पूर्वाग्रह की अभिव्यक्ति करने में व्यक्ति चाह कर भी किसी प्रकार का दमन नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर ही की चीजें हैं ना वो, तो वो जैसा सोचेगा वैसा ही होता है। हम जैसा विचार करते हैं उसी विचार के अनुसार हमारे हृदय की धड़कन और जो हमारा रक्त का जो पंप करने का एक तरीके से जो तरीका है उन सभी में बदलाव होता है। यदि आप बहुत गुस्से में हैं तो आपकी जो हृदय की धड़कन है वो तेज हो जाएगी, जो खून है उसमें संचार भी तेज हो जाएगा। यदि आप शांत हैं तो वही मद्दा भी हो जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि हृदय की गति और पुतलियों में फैलाव आदि के माध्यम से बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। इनको दैहिक प्रतिक्रियाएं कहा जाता है। अब इसमें समस्या क्या है? इस विधि में कठिनाई यह है कि इन प्रतिक्रियाओं को अभिलेखन में विशेष कुशलता की जरूरत है। अभिलेखन में इनको करने के लिए फिर अभिलेखित भी किया जाता है, यानी पूरा ग्राफ वगैरह बनाया जाता है, तो उसमें बहुत कुशल व्यक्ति चाहिए जो इन चीजों को बहुत अच्छे से पकड़ पाए, बहुत अनुभवी व्यक्ति चाहिए। क्लियर है? दैहिक प्रतिक्रियाएं। अब आगे चलते हैं, पूर्वाग्रह का थोड़ा प्रभाव देखिए। पूर्वाग्रह एक ऐसी मनोवृत्ति है जो स्वीकारात्मक होती है और नकारात्मक भी होती है। देखिए कहीं कहीं पर ऐसा लिखा है कि पूर्वाग्रह को डायरेक्ट नकारात्मक ही बताया है, कहीं कहीं पर नकारात्मक और सकारात्मक यानी स्वीकारात्मक दोनों ही बताया गया है। इसका कारण यह है दोस्तों कि पूर्वाग्रह को पढ़ाते समय चूंकि वो नकारात्मक मीनिंग ज्यादा देता है, इसलिए, लेकिन चूंकि हर चीज के दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, तो यहाँ पर हम उसके धनात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव दोनों को देखेंगे। तो नकारात्मक होती है, परंतु अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने इसे नकारात्मक प्रवृत्ति की प्रधानता को ही स्वीकार किया, इसलिए इन लोगों ने नकारात्मक मनोवृत्ति को ही पूर्वाग्रह मान लिया है। समझ गए? यहां से ज्यादा कंफ्यूज मत होना आप लोग। इसी चीज के दो पक्ष होते हैं, उसी ढंग से पूर्वाग्रह के भी दो पक्ष हैं। चलिए सबसे पहले धनात्मक प्रभाव क्या होगा। उदाहरण में हम विनोद को ले लेते हैं और एक जगह मदन को ले लेते हैं। ठीक है, अब विनोद कौन है? पूर्वाग्रही है। और मदन कौन है? लक्षित समूह है। ठीक, अब ये दोनों अलग अलग हैं। अब देखिएगा इसमें सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ेंगे। पूर्वाग्रह में सफल समूह के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति स्वीकारात्मक मनोवृत्ति होती है।
अब ये भी किसी समुदाय से होगा या समूह से होगा या संप्रदाय से होगा या धर्म से होगा, आप लोग कुछ भी समझ लें। ये भी फिर किसी समुदाय से होगा, विनोद भी होगा ना। इसके समुदाय में भी बहुत सारे आदमी होंगे, इसके समुदाय में भी बहुत सारे आदमी होंगे, कुछ भी समझ लीजिए, समुदाय, धर्म, पंथ, जो भी समझ रहा हूं। अब देखिए, परंतु अलाभान्वित समूह के सदस्यों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति होगी। अब ये जो विनोद है, इसकी मनोवृत्ति मदन, ये जो यहां बैठा हुआ व्यक्ति है, इसके प्रति तो नकारात्मक है, लेकिन आपस में जो ये व्यक्ति हैं, इनके प्रति तो सकारात्मक है ना। और सकारात्मक है तभी उनमें एकता है, तभी उनमें ताकत है। और यही चीज मदन के साथ भी है। मदन की इसके प्रति तो शायद नकारात्मक अभी वो पूर्वाग्रह है ना, मदन भी इसके प्रति नकारात्मक है, लेकिन आपस में जो व्यक्ति हैं उनके लिए तो स्वीकारात्मक और सकारात्मक है। अब यहां से क्या होता है समझिए, इसका एक विशेष लाभ यह होता है कि सफल समूह के सदस्यों में एकता तथा भाईचारे का संबंध तेजी से हो जाता है। ये जो आपस में है, ये यहाँ वाले भी और यहाँ वाले भी, इनका आपस में बहुत अच्छा संबंध बन जाता है, एक दूसरे को समझते हैं। पूर्वाग्रह के द्वारा व्यक्तियों की दमित इच्छाओं की संतुष्टि होती है। समाज के सबल या लाभान्वित समूह निर्बल या अलाभान्वित समूह की को प्रति अपनी दमित इच्छाएं, जिसमें घृणा, बैर भाव आदि की प्रधानता होती है, को संतुष्ट करते हैं। इनके मन में जो जो इच्छाएं होंगी, विनोद के मन में या मदन के मन में जो भी इच्छाएं होंगी, उन इच्छाओं की, जो कि बैर के रूप में, कुंठा के रूप में निकल रही हैं, वो सब यहां से संतुष्ट होती चली जाएंगी। तो उसके खुद के लिए तो वो सकारात्मक ही है, या उस समुदाय के लिए सकारात्मक ही है ना। तो पहले वाले पॉइंट को समझ गए और दूसरे पॉइंट को समझ गए, ठीक है। अब देखिए, पूर्वाग्रह से सबल समूह, सबल का मतलब जो मजबूत समूह है, सबल समूह के सदस्यों में श्रेष्ठता की भावना उत्पन्न होती है तथा प्रतिष्ठा, आवश्यकता की संतुष्टि होती है। उच्च जाति के लोगों के पिछड़ी जाति एवं दलितों की जात प्रति जातीय पूर्वाग्रह विकसित होने से उनमें श्रेष्ठता की भावना जगती है, एवं साथ ही साथ उनकी प्रतिष्ठा, आवश्यकता की संतुष्टि भी होती है। जब वो किसी दूसरे से अलगाव महसूस करते हैं तो आपस में एक जुड़ाव भी महसूस करते हैं। जब जुड़ाव महसूस करेंगे तो वहां पर वो देखेंगे कि हम इनसे ऊंचे हैं, हम इनसे बड़े हैं, तो आपस में अपने आप को एक तरीके से विकसित होना भी देखेंगे, या विकसित होंगे भी, क्योंकि आपस में सबकी मदद भी करेंगे। तो ये पूर्वाग्रह के लाभ थे। अब देखिए, सेकर्ड और बैकमैन ने बताया कि पूर्वाग्रह से आर्थिक लाभ भी होता है। बिल्कुल, जो विनोद वाला पक्ष है वो आपस में लाभ ले सकता है, जो मदन वाला पक्ष है वो आपस में ले सकता है। अगर कोई कर्मचारी यह देखता है, सुनिए, कि उसका तत्कालिक बॉस किसी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति दिखलाने से खुश होता है, तो वह तुरंत उस व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रही होकर अपने बॉस को खुश कर देता है और अपनी पदोन्नति या अन्य लाभ प्राप्त कर लेता है। पूर्वाग्रही के द्वारा समाज के लाभान्वित समूह को अपनी निराशा तथा कुंठा को दूर करने में सहायता मिलती है। अब पूर्वाग्रह के नकारात्मक प्रभाव ये बहुत सारे हैं। पूर्वाग्रह के कारण ही सरकार एवं समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा चलाए गए मानव कल्याण कार्यक्रम अभी तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सके। देखिए, कितने सारे जो कार्यक्रम है वो चलाए गए हैं, आजादी के बाद से तो बहुत ही ज्यादा चले, पर फिर भी कहीं ना कहीं इस पूर्वाग्रह के कारण लोगों की जो मानसिक स्थिति बनी हुई है, उस कारण उनके जो कार्य हैं वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुए। लोग कानून के डर के मारे वो काम नहीं करते, पर मन की स्थिति तो उसी तरीके से है। कुछ लोग कानून से भी नहीं डरते, फिर उनके लिए सजाएं भी पड़ जाती हैं, है ना। पूर्वाग्रह से सामाजिक संघर्ष में वृद्धि होती है। बिल्कुल, जब 2 या 3 जाति, धर्म, संप्रदाय के आपस में लोग रहेंगे और उनमें आपस में ऐसा लगेगा, तो भैया वो भी मजबूत होने की कोशिश करेंगे, दूसरा भी मजबूत होने की कोशिश करेगा। धीरे 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 एक दूसरे को अपमानित करने लगेंगे। जब अपमानित करने लगेंगे तो हो सकता है इससे दंगे भी हो जाएं, हो सकता है इससे बहुत ज्यादा विध्वंसक सबको सामने आ जाए, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं इसमें कि आपस में बहुत ज्यादा बैर हो जाए। बिल्कुल, हाँ। अब इसके देखो, इस वाले पॉइंट से आप समझेंगे, पूर्वाग्रह के कारण ही हमें अक्सर हिंदू मुस्लिम दंगे एवं अन्य जातिगत दंगे देखने को मिलते हैं। ये पूर्वाग्रह के ही कारण होता है दोस्तों। यदि पूर्वाग्रह हो ही नहीं आदमी के मन में, तो आप लोग खुद दिमाग लगाइए, खुद सोचिए, जब एक दूसरे को छोटा नहीं कहना, तो ये दंगों अंगों की आवश्यकता है क्यों। ये सभी पूर्वाग्रह के ही कारण होते हैं। पूर्वाग्रह के कारण हिंदू मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को घृणा एवं शक की निगाह से देखते हैं, क्योंकि पहले से ही मन में बना रखे हैं कि भैया ये आदमी ऐसा है तो इस टाइप का होगा, यानी ये बेकार होगा, मतलबी होगा। इस तरीके के विचार पहले से ही बने हैं, तथा ऐसी भावना धीरे धीरे एकत्रित होकर दंगों के रूप में प्रस्तुत हो जाती हैं, और यही विचार फिर दंगों के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं।
पूर्वाग्रह से राष्ट्रीय एकता के मार्ग में काफी कठिनाई होती है। बिल्कुल, विभिन्न तरह के पूर्वाग्रहों के नकारात्मक प्रभाव के कारण विभिन्न संप्रदाय के लोग आपस में घनिष्ठ संबंध नहीं स्थापित कर पाते। फलतः राष्ट्रीय अखंडता के तहत चलाई जाने वाली परियोजनाओं को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। पूर्वाग्रह से सामाजिक विघटन होता है। भिन्न भिन्न तरह के पूर्वाग्रह जैसे जातीय पूर्वाग्रह, सबको अपन ने पढ़ लिया है, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, धर्म से संबंधित पूर्वाग्रह के नकारात्मक प्रभाव के कारण समाज उत्तरोत्तर खंडित होता चला जाता है और प्रत्येक खंड में सामाजिक दूरी बढ़ती जाती है। यही पूर्वाग्रह के नकारात्मक प्रभाव हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास थी वो अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये पूर्वाग्रह का पार्ट 2 था। ठीक, यहाँ से आपका पूर्वाग्रह कंप्लीट हो चुका है। अब इसके प्रश्न और उत्तर कराने बाकी हैं जो अपन अगली क्लास में देखेंगे। अब जो अगली क्लास आपकी आएगी पूर्वाग्रह के बाद, वो आएगी रूढ़ि युक्तियां या रूढ़ि युक्त। ठीक है, ये जो टॉपिक है मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। रूढ़िवादिता, रूढ़ियां, ये सब चीजें। क्लियर? इस पर अपन चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों के पास में हो तो आप लोग उसको पढ़ के आइएगा, तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास।